तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है। कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। एक टावर है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द 60√3 मीटर हाई क्लिफ। मतलब एक क्लिफ है, उस क्लिफ से हम लोग देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? टावर के बॉटम को भी देख रहे हैं, टावर के टॉप को भी देख रहे हैं। ठीक है, टावर के बॉटम को भी देख रहे हैं, टावर के टॉप को भी देख रहे हैं। मतलब क्या होगा? टावर का हाइट कम है, क्लिफ का हाइट ज़्यादा है। क्लिफ पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लिफ क्या होता है? एकदम सीधा खड़ा जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है ना, हिल्स होता है। ठीक है ना, जैसे नदी किनारे, समुद्र किनारे पहाड़ इस तरह एकदम स्ट्रेट इस तरह से खड़ा रहता है ना। पहाड़ जनरली ऐसे रहता है ना, इस तरह रहता है, इस तरह से स्लांटिंग में जाने के लिए ऊपर पहाड़ पर होता है। लेकिन कोई कोई पहाड़ इस तरह से स्लांटिंग नहीं रहता, वो एकदम इस तरह रहता है, इस तरह रहेगा एकदम स्ट्रेट। तो इस पर ये एकदम वर्टिकली रहता है, सीधा खड़ा। तो इस तरह के पहाड़ को हम लोग क्लिफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लिफ। तो क्लिफ से देख रहा है, एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द दिस मच मीटर हाई क्लिफ। क्लिफ से हम लोग देख रहे हैं किसको? टावर को। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्लिफ से नीचे की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टावर का हाइट जो है क्लिफ से कम है। टावर का हाइट क्लिफ से कम है, इसीलिए ना हम नीचे देख रहे हैं झुका के, तब तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यहाँ बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। जब हम क्लिफ ऑफ टावर से देख रहे हैं, क्लिफ से टावर को देख रहे हैं, तो टावर का टॉप और बॉटम दोनों को देख रहे हैं, दोनों में हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या हो? नीचे देख रहे हैं, यानी टावर का हाइट जो है क्लिफ से कम है। टावर का हाइट जो है क्लिफ से क्या है? कम है। तो हम लोग टावर के हाइट को कम रखेंगे और क्लिफ के हाइट को ज़्यादा रखेंगे जो ड्राइंग बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक क्लिफ है, ये है हमारा क्लिफ। ठीक है, ये क्लिफ है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये जो है टावर है, ये हमारा टावर है। ये क्या है? टावर है। ये क्लिफ हो गया और ये टावर हो गया। अब इस टावर के बॉटम को भी देखना है, टॉप को भी देखना है। टावर का टॉप ये हो गया, टावर का ये टॉप हो गया, टावर के बॉटम ये जो हो गया, टावर का बॉटम हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि टावर तो क्लिफ के टॉप से देख रहा है। ये क्लिफ का टॉप हो गया। क्लिफ के टॉप से हमको देखना है, किसको देखना है? टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। पहले टॉप को देखना है, फिर बॉटम को देखना है। टॉप को जब देखते हैं, टॉप को, ये क्लिफ का हाइट दे दिया है बुक में 60√3। ये क्लिफ का हाइट हो गया 60√3 मीटर। एक क्लिफ का हाइट हो गया। ठीक है, ये क्लिफ का हाइट है 60√3। अब बोल रहा है कि क्लिफ का जो ये टॉप है ना, इससे टावर के टॉप को देखिए। तो देख लिया हम लोग। तो नीचे देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ ना, नीचे देखे ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। हमारा आंख कहाँ है? यहाँ पर है ना। तो जहाँ पर आंख रहेगा वहीं पर नाम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ही तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो कहता है कि जब आप टॉप को देखेंगे ना, पहले टॉप को देखता है फिर बाद में बॉटम को। तो टॉप पहले है, यानी 45 डिग्री का एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो 45 होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 45 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पर एंगल रहने से तो बनेगा नहीं, इसके अंदर में एंगल आना चाहिए, तब बनेगा हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जहाँ पर देखा है ना, वहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल बना देते हैं।
जिस पॉइंट को देखा उस पॉइंट पर भी एक हॉरिजॉन्टल बना दिए। अब जब ये एक हॉरिजॉन्टल खींच दिए तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जब ये हॉरिजॉन्टल हम इस पॉइंट पर खींच दिए तो ये और ये पैरेलल, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सारा हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल होता है। सारे हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल दोनों पैरेलल हो गया। और दो पैरेलल लाइन को, ये लाइन दोनों को टच कर रहा है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन टच करता है या कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट एंगल बनता है। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इसका अल्टरनेट एंगल ये ना होगा, इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, ये हो गया 45 डिग्री, इसलिए ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो चलो एक मिल गया 45। अब दूसरा बात क्या कह रहा है कि आपने टॉप को देख लिया, अब टावर के बॉटम को भी देखिए इसी पॉइंट से, है ना। क्लिफ के टॉप से ही अब हमको देखना है टावर के बॉटम को। टावर का बॉटम यहाँ है, तो टावर का बॉटम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया, लाइन सीधा नहीं आया, है ना। तो ये अब जो है क्लिफ के टॉप से टावर के बॉटम को देखा, तो कहता है क्लिफ के टॉप से जब आप टावर के बॉटम को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 60 रहने से पता नहीं चलेगा, हमको यहाँ देखना होगा। अब इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जिस पॉइंट को देख रहे हैं हम क्लिप से, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा भाई, है ना। दुनिया में जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन है सब आपस में पैरेलल होता है। जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपस में पैरेलल होता है, क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये भी है हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। ये हो गया हमारा, ये जो हो गया ट्रांसवर्सल, ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये और ये पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया। ठीक है, अब ये और ये पैरेलल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल है, और ये जो तिरछा लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन आपस में कनेक्ट करता है तो क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल बनता है, और वो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा ना। तो जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखने की बात, अब जो डायग्राम बन गया, ये डायग्राम सेम बना है जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो जब डायग्राम सेम बन जाता है तो बनाना भी उसी प्रोसेस से है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बनाना है। डायग्राम परफेक्ट बन गया तो फिर सॉल्व हो गया। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ये हाइट दिया हुआ है, तो हमने ये हाइट लिख दिया 60√3। क्लिफ का हाइट दिया हुआ है। कहा क्या रहता है? हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट को निकालना है। तो टावर के हाइट को हम लोग मान लेते हैं x, टावर के हाइट को हम मान लेंगे x, यही है ना टावर। तो टावर के हाइट को x मान लिए, तो इसके सामने ये पैरेलल है ना, ये तो रेक्टेंगल है, तो ये भी x होगा।
ये भी x हो गया, ठीक है। तो जब ये x हो गया तो ये कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 60√3, ये क्या है, ये यहां से यहां तक तो 60√3 है पूरा, यहां से वहां तक। तो ये जब x है तो ये कितना होगा, ये वाला, ये हो जाएगा 60√3 माइनस x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 60√3 माइनस x, ठीक है। 60√3 माइनस x, यहां से यहां तक हो गया 60√3 माइनस x। अब नाम तो दे देते हैं, टावर हो गया AB और क्लिफ हो गया हमारा CD। टावर हो गया AB, क्लिफ हो गया CD। चलो सारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बच गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है। क्लियर, ये 60 डिग्री है, ये और ये इक्वल है, ये x है, तो उस हिसाब से हम अब निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम मान लेते हैं y। टावर और क्लिफ के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y। टावर और क्लिफ के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो ये जब हम y मानेंगे तो ये वाला और ये वाला तो इक्वल है ना, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है ना। तो अगर हम इसको y मान लेंगे तो ये भी तो y हो जाएगा, ये लाइन भी तो y हो जाएगा, है ना, ठीक है। क्या क्या होगा, BC इक्वल टू AE इक्वल टू y होगा, ठीक है। AB इक्वल टू CE इक्वल टू x होगा, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद DE इक्वल टू हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 60√3 माइनस x, ठीक है। और CD कितना है, CD जो है 60√3 है, ये मालूम है हमको। निकालना क्या है, AB का वैल्यू। तो हमको दो ट्रायंगल मिला, एक ट्रायंगल ये मिला और एक ट्रायंगल ये मिला, दोनों ही ट्रायंगल से हम y निकालेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल AED, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, ठीक है। तो AED लेंगे, ठीक है। तो AED में क्या है, यहाँ एंगल है, इसके एंगल के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एंगल के बगल वाला क्या होगा, बेस होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है और ये बेस मिल रहा है, यानी P और B दिया हुआ है, यानी tan का यूज करेंगे, tan थीटा का यूज करेंगे ना, ठीक है। तो हम लोग AED में ले लेते हैं tan 45। तो tan 45 कितना हो जाएगा, PB हो गया DE और बेस हो गया AE, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और DE कितना है, DE हमारा 60√3 माइनस x, 60√3 माइनस x। और AE कितना हो गया, BC और AE दोनों y है, ये y हो गया। तो अल्टीमेटली हमको y इक्वल टू क्या आ गया, 60√3 माइनस x हो गया। ये एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल ये ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, राइट एंगल ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसमें क्या है, 60 डिग्री है, इसके सामने ये जो है परपेंडिकुलर हाइट है और ये बेस है। तो P है और B है, इसका मतलब tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू BCD बाय BC, CD बाय BC।
ठीक है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। CD कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60√3। BC कितना भाई, y। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा, y इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, 60√3 बाय √3 कैंसिल हो जाएगा, 60 हो गया, y का वैल्यू 60 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब y का वैल्यू यहाँ भी निकाल लिए, y का वैल्यू यहाँ भी निकाल लिए, दोनों जगह निकाले हुए हैं। तो y का वैल्यू जब है ही दो जगह तो दोनों इक्वल ना हो गया, है ना। ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का ही वैल्यू है, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, जगह की कमी है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, 10 60√3 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ये 60 है ना, y का वैल्यू 60 है, यहाँ 60 हो गया। अब x को उधर ले जाओ, 60√3 माइनस 60 इक्वल टू x, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 सॉल्व कर देंगे। 60 इंटू यहाँ क्या है 1.732 माइनस 1 हो गया 60 इंटू 0.732। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा 43.92 मीटर। यही हो गया आंसर, क्योंकि हमने x का वैल्यू निकाला, टावर का हाइट x है, यही ना हमारा आंसर हुआ। हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 43.92। टावर ऑफ द हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर 43.92 हो गया। x का वैल्यू निकल गया, हमने टावर का हाइट को x माना है, इसलिए टावर का हाइट हो गया 43.92 मीटर। स्टेटमेंट लिख देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग एक और क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है कि ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप होता है ना, तो शिप के ऊपर जो चारों तरफ देखने के लिए ऊंचा ऐसा बना दिया जाता है, हाइट शिप के ऊपर ऊंचा ऐसा एक, जहाँ से वो ऑब्जर्व करता है चारों तरफ, है ना, जो सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह रहता है, उस शिप के ऊपर ऊंचा ऐसा एक बना दिया गया है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, वो चारों तरफ ऑब्जर्व करते रहता है, तो उसको बोलते हैं डेक। यानी शिप के ऊपर, शिप तो समझते हो बड़ा जहाज जो है समुद्र में चलता है, उसके ऊपर एक ऊंचा ऐसा जगह बनाया हुआ, उसके ऊपर वो सिक्योरिटी गार्ड बैठ करके देखता है चारों तरफ। तो उसी क्रम में वो जो है शिप से वो क्लिफ को देख लिया, शिप से वो क्या कर लिया, क्लिफ को देख लिया। कहाँ पर बैठा हुआ है वो, शिप पर नहीं बैठा हुआ, शिप के डेक पर बैठा हुआ है ना। और उस जो डेक का हाइट है वाटर लेवल से, उस जो डेक का हाइट है वाटर लेवल से, वो तो पानी में है, तो मान लो कि ये वाटर लेवल है। ठीक है, ये वाटर लेवल है। ठीक है, और ये हमारा क्लिफ है। ठीक है, ये जो है क्लिफ है, और इस वाटर लेवल से इतने हाइट पर ये डेक है, ये डेक का है, ये वाटर लेवल है, ये डेक है वो हमारा, ये क्या हो गया, डेक। ये क्या है हमारा, डेक है। ठीक है, ये डेक है, शिप का डेक, और यहाँ पर से बैठ करके वो देख रहा है, यहाँ पर आई है, वो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है इस डेक के हाइट पर, है ना। ये डेक है, ये वाटर लेवल है, शिप में ये डेक लगा हुआ है, डेक पर बैठा हुआ है। डेक पर वो आदमी बैठ करके क्लिफ के टॉप को देखता है और बॉटम को देखता है। क्लिफ का ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, दोनों चीज़ को देखेगा वो। तो टॉप जो है इससे ऊंचा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और बॉटम जो है नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो जहाँ पर देखते हैं जिस जगह आँख है वहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, इसलिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है,
अब यहीं से जो है टॉप को देखेगा, यहाँ से इस टॉप को देखेगा। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप 16 मीटर एबव वाटर लेवल, मतलब इस डेक का हाइट जो है 16 मीटर है। इस डेक का हाइट जो है 16 मीटर है, दे दिया है 16 मीटर एबव द वाटर लेवल। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ आर 60। तो एलिवेशन जो है 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कहता है बॉटम का डिप्रेशन होगा, तो ये हो गया हमारा, ये डिप्रेशन हुआ। ये कहता है कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये भी वाटर लेवल भी हॉरिजॉन्टल ही हुआ। चलो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ ये, कोई दिक्कत। ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ट्रायंगल के अंदर ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसको हमको यहाँ लाना है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये और ये पैरेलल होगा कि नहीं, ये और ये जो है पैरेलल होगा, तो ये क्या काम करेगा, ट्रांसवर्सल का लाइन काम। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन जोड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पर है, इसका ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी हो गया 30 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल पता चल गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये इस ट्रायंगल का काम हो जाएगा। और ये एक ट्रायंगल है, इससे इधर का काम हो गया। तो ये 16 मीटर है, डेक का हाइट दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है। अब और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हम डेक को हम लोग ए बी ले लेते हैं, हाइट ऑफ द डेक ए बी हो गया और हाइट ऑफ द क्लिफ हो गया सी डी, ठीक है। अब ये एक पॉइंट यहाँ बच गया, तो इसको हम मान लेते हैं ई। अब क्या कहता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। ये क्लिफ है और ये शिप है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, ये डिस्टेंस हम इसको x मान लेते हैं। इस डिस्टेंस, ये क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ शिप है ना, तो BC क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, BC क्या है, BC हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम शिप इक्वल टू क्या हो गया, BC इक्वल टू x मान लिए, ठीक है। उसका बाद बोलता है हाइट ऑफ क्लिफ भी निकालिए, क्लिफ का हाइट भी बोलता है निकालना, तो इसको मान लेते हैं y। इसमें क्या है, हाइट ऑफ द क्लिफ हो गया हमारा y हो गया, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं हाइट ऑफ क्लिफ कितना हो गया, CD इक्वल टू हम मान लेते हैं y। दो चीज मान लिए, ठीक है। एक ट्रायंगल ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है। ये जो है 16 मीटर है AB, तो ये और ये पैरेलल है, रेक्टेंगल का हिस्सा है, तो ये भी 16 मीटर हो जाएगा, ये भी 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू CE इक्वल टू 16 मीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक ये 16 मीटर हो गया, तो ये कितना होगा, कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या y है, ये कितना हो जाएगा, y माइनस 16 हो जाएगा। ये जो DE है क्या हो जाएगा, y माइनस 16, तो DE क्या हो गया, y माइनस 16। अब इतना वैल्यू मिल गया तो हम आराम से बना सकते हैं। एक ट्रायंगल ये है, इधर भी x है, अगर ये x है तो ये भी x है, तो दोनों तरफ से x का वैल्यू निकाल करके इक्वल कर देंगे,
क्योंकि ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों ही पैरेलल है, रेक्टेंगल का हिस्सा है। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू एक्स है, तो ये जो ए ई है ये भी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ए ई। तो अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल मिल गया, दोनों ट्रायंगल से क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ भी एक्स का वैल्यू, यहाँ भी, और दोनों इक्वल हो जाएगा तो वाई का वैल्यू निकलेगा, फिर एक्स का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, यहाँ 60 है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये बेस हो गया तो 10 ही लेंगे, 10 60, 10 60 क्या हो जाएगा, डी ई बाय ए ई। 10 60 कितना होता है, √3 होता है। डी ई कितना है, y-16, और ए ई कितना है, x है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, y-16 बाय √3। ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाले हम निकाल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसका भी निकाल लेते हैं। ए बी सी 30 डिग्री के सामने कौन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बेस है, इस दोनों को कॉम्बिनेशन से निकाल लेंगे। यहाँ भी 10 ही होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बेस, तो 10 30, 10 30 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया ए बी, और बेस हो गया बी सी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा 10 30 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू भी देख लेंगे कितना होता है, उसके हिसाब से हम लोग बना लेंगे। तो 10 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/√3। ए बी कितना है, 16, और बी सी कितना है, x है, तो इससे ही x इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 16/√3। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब x का वैल्यू ये भी है, x का वैल्यू ये भी है, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू दिया, दोनों इक्वल हो गया। 10 16/√3 इक्वल टू y-16 अपॉन √3, यही है। अब देखो दोनों तरफ √3 नीचे में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 16 इक्वल टू y-16। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 + 16 इक्वल टू 32। तो y क्या है भाई, y ये निकल गया हमारा हाइट ऑफ द क्लिफ। ये एक आंसर हो गया, हाइट ऑफ क्लिफ इक्वल टू 32 मीटर, एक आंसर आपका निकल गया। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, है ना। तो हमने निकाला है, x का वैल्यू क्या है, 16/√3 तो निकला हुआ है, इसी से तो निकल जाएगा, तो x का वैल्यू इसी से निकल जाएगा। या अगर हम y का वैल्यू यहाँ दे देंगे तो भी यहाँ तो निकल चुका है, x का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, x इक्वल टू 16/√3। ठीक है, तो यही तो आंसर हो गया। डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम शिप इक्वल टू
16/√3 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, दोनों निकल गया। अच्छा, यहाँ पर एक गलती है, उसको इम्प्रूव करना है। यहाँ पर एक गलती है जिसको इम्प्रूव करना है। 1/√3 है ना, तो ये x जब उधर गया तो ये √3 यहाँ गुना होगा ना, ये 16√3 होगा। ठीक है, x = 16√3, ये हो गया 16√3, तो आंसर हो गया आपका 16√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम सी। ठीक है, ये आप कर लेंगे। जब यहाँ 16√3 आया तो यहाँ भी, अब ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, ये होगा 16√3। ठीक है, तो ये इधर आके गुना होगा, 16√3 इंटू √3 = y - 16। एक जगह गड़बड़ होने से सब गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 16 × 3 = y - 16। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 16 × 3 + 16। ठीक है, तो 16 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 + 1, तो हो जाएगा 16 × 4 64 मीटर। ठीक है, ये हो गया हाइट ऑफ क्लिफ = 64 मीटर। ये हुआ करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, उसको रेक्टिफाई कर लिया गया है, तो करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो याद रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है। ओके, हैव अ नाइस डे।